नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ 24x7 पर। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भारत के इतिहास में अहम मोड़ साबित हुई। ये कहानी है 17 मई 2004 की, जब हमारे प्यारे वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम के सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई जिसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती, क्या होता, इसी पर है ये पूरी कहानी। वो रात जब इतिहास ने करवट ली। दोस्तों, रात हो गई है, हवाओं में ठंडक है और मैं आपको ले चलूंगा उस दिन जब दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक तूफान मच गया। 17 मई 2004। सुबह से ही मीडिया में हलचल थी, चुनावी नतीजे आ रहे थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी सरकार बनाने का दावा लेकर डॉक्टर कलाम के पास पहुंचती हैं। लेकिन कलाम साहब, वो कलाम साहब जिन्होंने अग्नि मिसाइल बनाई थी, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाने में अहम योगदान दिया था, वे पेशोपेश में थे। उनके सामने सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि देश के संविधान और राष्ट्रीयता का सवाल था। आज पता चलेगा कि दरअसल मुसलमान होता क्या है यार। कलाम साहब जानते थे कि इस मामले में कई संवैधानिक अड़चनें हैं। वो इस पर सलाह लेना चाहते थे, तो मीडिया के तमाम हाइप के बावजूद उस दिन सोनिया गांधी 100 करोड़ लोगों के इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि यह संयोग था कि हमारी राष्ट्रीयता की अस्मिता की तब रक्षा हुई। समय है, अभी जब आप ये देख रहे हैं तो रात गहरी हो रही है और मैं आपको बताता हूं कलाम साहब के दिमाग में क्या चल रहा था। आप चाहिए तो फोन आप साइड में रख लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, लेकिन इस स्टोरी को बड़े आराम से सुनिए। डॉक्टर कलाम के सामने सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं था, बल्कि एक सिद्धांत का सवाल था। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में, चाहे वो इटली हो, अमेरिका हो, इस तरह का मुद्दा उठता है कि किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को कैसे देश का, एक तरह से कहें, प्रमुख कर्ता धर्ता बनाया जाए। इटली के संविधान में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति वहां पैदा हुआ है वो वहीं का प्रमुख बन सकता है। ये भारत पर भी भारत पर भी लागू होता है। और अमेरिका में भी यही नियम है, लेकिन भारत में इस तरह कोई स्पष्ट कानून नहीं था। पेशोपेश थी, मतलब अजीब समस्या। ऐसे में कलाम साहब ने भारतीय सिटीजनशिप एक्ट 1995 के सेक्शन 5 के तहत काम किया। उन्होंने सोचा कि जैसे नियम इटली में भारतीयों के लिए लागू होते हैं, वैसे ही नियम यहां भी इतावलियों के लिए लागू होने चाहिए। 17 मई, जहां तक मुझे याद है, मैं 10th क्लास में था। 17 मई 2004 की दोपहर कलाम साहब ने सोनिया गांधी को सूचित किया कि अगर वो अपनी सरकार बनाने पर जोर देंगी तो पहले एक बात स्पष्ट करनी होगी। वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से भी रेफरेंस लिया जाए
कि क्या विदेशी मूल के मामले में उनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर चुनौती दी जा सकती है या नहीं। अब इसमें सुब्रमण्यम स्वामी का भी एक अहम रोल रहा। आपको पता होगा बड़े बेभागी के लिए जाने जाते हैं साहब। जी हाँ, अब मैं बताता हूं, उस कहानी में एक और किरदार था जिसने इस पूरे ड्रामे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुब्रमण्यम स्वामी एक जाने माने वकील और राजनेता, जिन्होंने हार्वर्ड में अर्थशास्त्र पढ़ाया था। उन्होंने 15 मई जहां तक मुझे याद है 2024 को 15 मई 2004, 24 कह दिया मैं, 15 मई 2024 को ही, यानी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि सोनिया गांधी की नागरिकता कंडीशनल है और इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। 17 मई की दोपहर कलाम साहब ने स्वामी जी को राष्ट्रपति भवन में बुलाया और उनकी राय मांगी। स्वामी जी ने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस असंवैधानिक नियुक्ति का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस असंवैधानिक नियुक्ति का विरोध करेंगे, जैसा कि उन्होंने 2001 में जयललिता के मामले में किया था। अब सोनिया गांधी पर बात आती है। एक रहस्यमय व्यक्तित्व, रात और गहरी हो गई है दोस्तों, और अब मैं आपको सोनिया गांधी के बारे में वो बताऊंगा जो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी का असली नाम एडविन एंटोनिया अल्बिना मैनो है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उनका नाम सोनिया नहीं है बल्कि एंटोनिया है। ये बात खुद इटली के राजदूत ने 17 अप्रैल 1973 को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के लिखे अपने पत्र में कही थी। इसमें 3 बड़े झूठ हैं जो भी उजागर होते हैं। कांग्रेस पार्टी और खुद सोनिया गांधी अपनी पृष्ठभूमि के बारे में 3 बड़े झूठ बोलती हैं। झूठ नंबर 1 है उनका नाम सोनिया है, बल्कि सच तो यह है कि एंटोनिया है। ये उनके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार बिल्कुल सही है, एंटोनिया। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, उन्होंने अपने पिता का नाम स्टेफनो मैनो बताया था, जो दूसरे विश्व युद्ध के समय रूस में युद्धबंदी थे। दिलचस्प बात यह है कि सोनिया दरअसल रूसी नाम है, इतावलिया नहीं, यानी इटालियन नहीं। अब सुनिए कितना बड़ा झूठ। और तीसरा बड़ा झूठ दोस्तों, सोनिया गांधी ने कभी हाई स्कूल यानी 10th हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई की ही नहीं, लेकिन रायबरेली से चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने हलफनामे में झूठ लिखा था कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में डिप्लोमाधारी हैं। सोचिए, जब प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री की बात आती है तब मुझे लगता है ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक इटालियन लड़की भारत की सबसे ताकतवर महिला बनी। इटालियन भी नहीं कहेंगे, मैं तो रूसी बोलूंगा, लेकिन वो एक फाउंडेशन पढ़ा है तो वहीं से शुरू करते हैं। सोनिया ने कैम्ब्रिज टाउन के यूनिवर्सिटी रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी की, जिसको लोग बारबाला भी कहते हैं। और 1965 में जब राजीव गांधी वहां गए
तो उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। राजीव गांधी उस समय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और पढ़ाई में उनका जो है मन वो नहीं लग रहा था, और 1966 में राजीव गांधी को लंदन भेज दिया गया। लंदन में मुझे याद है इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें दाखिले के लिए उनको भेजा गया और सोनिया भी साथ में लंदन चली गई। दिलचस्प बात यह है कि सोनिया को लाहौर के एक व्यवसायी सलमान तासीर के आउटफिट में नौकरी मिल गई। समझ रहे हैं आप? और जो तासीर की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी का मुख्यालय वो दुबई में था, लेकिन वो ज्यादा समय लंदन में बिताते थे। उनकी जो है एक तरह से कहे प्रोफाइल आईएसआई से जुड़ी होने के लिए जो है एक तरह से कनेक्टेड थी आईएसआई से। सोनिया इस नौकरी से इतना पैसा कमाने लगी कि राजीव को लोन फंड कर सकती थी। समझ रहे हो आप? चुनाव के लिए राजीव की मां इंदिरा गांधी उनको जो पैसे भेजती थी वो उससे कहीं ज्यादा खर्च करते थे, और इंदिरा जी ने राजीव के इस आदत पर 1965 में सुब्रमण्यम स्वामी जी के सामने गुस्सा भी जाहिर किया था, जब वो हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। सब कुछ बड़ा अजीब लगता है दोस्तों। रात बढ़ रही है, मैं स्टोरी को बड़ा आराम से बता रहा हूं और मैं याद कर कर के बता रहा हूं, और मैं अब बताने जा रहा हूं एक स्टोरी जो रोंगटे खड़ी कर देगी। यही, इससे आगे क्या हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार सोनिया के पिता सेवियत समर्थक होने के बाद एक तरह से कहें सेवियत समर्थक होने के बाद से सेवियत संघ संरक्षण सोनिया और उनके परिवार को मिलता रहा। जब एक प्रधानमंत्री का पुत्र लंदन में एक लड़की के साथ डेटिंग कर रहा था तो केजीबी ने अपनी नजर इस पर लगा दी। कितना डेंजरस है रसिया वाला केजीबी को पता था कि या पता चला था शायद उस समय कि स्टेफनो की बेटी हैं जो इनका इटली का पुराना विश्वस्त सूत्र है, तो उन्होंने इस शादी को हरी झंडी दे दी। इससे पता चलता है कि केजीबी इंदिरा गांधी के घर पे इतने अंदर तक घुसा हुआ था। फिर राजीव की शादी के बाद एंटोनियो मैनो, जो परिवार को सेवियत रिश्तों में खास फायदा हुआ, भारत के साथ सभी तरह के सेवियत सौदों से उन्हें घूस के रूप में मोटी रकम मिलती थी, ये आरोप लगते हैं। एक स्विस बैंक का भी राज है दोस्तों। एक प्रतिष्ठित बैंक स्विस मैगजीन, और वो मैगजीन का नाम है स्विट्जर इलिस्ट्रेट। उसके अनुसार राजीव गांधी के स्विस बैंक अकाउंट में 2 बिलियन पाउंड जमा थे, बहुत होते हैं, जो बाद में सोनिया गांधी के नाम हो गए। और डॉक्टर आफ्टर डेथ ऑफ राजीव, डॉक्टर येगवेनी अल्बर्ट, जो हार्वर्ड में पीएचडी और राष्ट्रपति राष्ट्रपति येल्सिन द्वारा बनाए गए केजीबी कमीशन के सदस्य थे। उन्होंने अपनी किताब द स्टेज विद इन द स्टेट, केजीबी इन द सोवियत यूनियन में इन सब का रेफरेंस नंबर तक दिया है। दोस्तों, इस कहानी में मैं आगे बढ़ूं तो सीधे 1991 में आते हैं। 1991 का वो दौर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोनिया गांधी के लिए चीजें बदल गई।
उनका संरक्षक देश 16 देशों में बढ़ गया। अब रूस वित्तीय रूप से खोखला हो चुका था। इसलिए सोनिया गांधी ने अपनी प्रतिष्ठा बदल ली और किसी और कम्युनिस्ट देश के करीब हो गई जो रूस का विरोधी है। रूस के मौजूदा राष्ट्रपति पुतिन, जो कि अभी हैं, एक जमाने में केजीबी के बड़े अधिकारी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो रूस ने अपने करियर डिप्लोमेट राजदूत को नई दिल्ली से वापस बुला लिया और तुरंत उसकी जगह नया राजदूत तैनात किया। वो 1960 के दशक में नई दिल्ली में केजीबी का स्टेशन चीफ हुआ करता था। और एक रोचक, इससे जुड़ी एक और रोचक कहानी ये भी है जो कि भारत के लोगों को जानना चाहिए। जैसे भारतीय खजाने की लूट कैसे की गई, और अब मैं आपको बताता हूं वो चौंकाने वाली बात। सोनिया के राजीव के शादी के बाद उन्हें उनके इतालवी परिवार और उनके दोस्त, नाम है उसका बहुत प्रचलित है, आपने जाना होगा अगर जानते हैं, अट्टावियो कांत्रोची, उससे मदद मिली जो स्नैम प्रगति के नई दिल्ली स्थित प्रतिनिधि था। और देखते ही देखते मैनो परिवार इटली में गरीबी से उठकर अरबपति बन गया। वेट्रेस की नौकरी कर रही थी, क्या था। तारीख थी 19 नवंबर 1984 की। 19 नवंबर 1984 को नए संसद के तौर पर स्वामी जी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संसद में पूछा कि क्या उनकी बहू पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंट फायर एंड इंश्योरेंस के लिए एजेंट का काम करती हैं, और वो भी प्रधानमंत्री हाउस के पते पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा, बाकायदा संसद में हंगामा हो गया। और कुछ दिनों बाद लिखित में जवाब इंदिरा जी ने इसे स्वीकार किया और कहा, हाँ ऐसा हुआ था लेकिन गलती से, और अब सोनिया गांधी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। समझ रहे हो आप? बिहार का चुनाव है, ऐसे में मुझे लगता है कि ये सब जानकारी बड़े इत्मीनान से लोगों को सुनना चाहिए और लोगों को शेयर करना चाहिए। दोस्तों, जनवरी 1970 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी तो सोनिया ने पहला काम किया खुद को वोटर लिस्ट में शामिल करना। ये नियमों का सरासर उल्लंघन था क्योंकि तब भी वो इटालियन नागरिक थे। ये जो फर्जी वोटिंग राहुल गांधी कह रहे हैं ना, उसमें सुनिए। उस समय मीडिया ने हल्ला मचाया तो 1972 में उनका नाम डिलीट कर दिया गया। लेकिन जनवरी 1973 में उन्होंने फिर से खुद को वोटर के रूप में दर्ज कराया अपना नाम, जबकि उन्होंने पहली बार भारत की नागरिकता जो ली वो अप्रैल 1973 में आवेदन किया। समझ रहे हैं आप? अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। समय बीतता जा रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही कहानी में वो सब कुछ समेट दूं। आप भले इसको पॉज करके बाद में सुन लेना, लेकिन सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार सोनिया गांधी आधुनिक रॉबर्ट क्लाइव हैं, जैसे मोहम्मद गौरी, नादिर शाह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव। इन लोगों ने
जैसे भारतीय खजाना लूटा था, वैसे ही सोनिया गांधी भी भारतीय खजाने को जबरदस्ती तरीके से लूटने में लग गई। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो एक ऐसा दिन नहीं हुआ जब क्रेट के क्रेट, मतलब कैरेट के कैरेट बहुमूल्य सामान बिना कस्टम की जांच के नई दिल्ली या चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोम ना भेजा गया। इसमें एंटीका सामान और बहुमूल्य मूर्तियां, सॉल्स, आभूषण, पेंटिंग, सिक्के और ना जाने कितने बहुमूल्य सामान मतलब इसमें होते थे। ये सामान इटली में सोनिया की बहन अनुष्का उर्फ अलेक्सांद्रा मैनो विंसी की दुकान एनिटिका और ओरासो की दुकान पर गणपति पर डिस्प्ले किया जाता था। बड़ा अजीब लगता है सुनकर। और यहां जो है एक तरह से कहें कि बिकी ना होने पर इसे लंदन भेजे जाने लगा और सौदेवी और क्रिस्टी के जरिए बेचा जाने लगा। इस कमाई का एक हिस्सा राहुल गांधी के वेस्टमिंस्टर बैंक और हांगकांग एंड संघाई बैंक की लंदन शाखाओं में जमा किया गया। ज्यादातर पैसा अमेरिका के लिए केमन आइलैंड के बैंक, जिसका नाम था बैंक ऑफ अमेरिका। राहुल जब हार्वर्ड में थे तो उनकी 1 साल की फीस बैंक ऑफ अमेरिका केमन आइलैंड से ही दी जाती थी। बड़ा अजीब लगता है सुनकर। 1977 का पलायन भी हम आपको बता दें दोस्तों। माफ कीजिएगा। और देशभक्ति का सच, 1977 में जब जनता पार्टी ने चुनावों में कांग्रेस को हराया और नई सरकार बनाई, तो सोनिया अपने दोनों बच्चों के साथ नई दिल्ली के इतालवी दूतावास में भाग गई और वहीं छिपी रही। इस मौके पर उन्होंने इंदिरा गांधी को भी एक तरह से कहें कि छोड़ दिया। समझ रहे हैं आप कितनी, मतलब ये सारी स्टोरीज बाकायदा सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और राजीव गांधी उन दिनों सरकारी कर्मचारी इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे, लेकिन वो भी सोनिया के साथ विदेशी दूतावास में छिपने चले गए। ये था सोनिया का उन पर प्रभाव। किस पर? राजीव भाई पर। मैं राजीव को गलत कहूं या सही कहूं वो आप पर डिसाइड करना है। राजीव गांधी 1989 में सोनिया के प्रभाव से बाहर निकल चुके थे, लेकिन जब तक वो स्थितियों को समझ पाते तब तक उनकी हत्या हो चुकी थी। राजीव के करीबी जानते हैं कि 1991 के चुनाव में 1991 के चुनाव के बाद सोनिया को लेकर कोई सही कदम वो उठाने वाले थे, और उसके बाद क्या हुआ वो खैर तमाम विवादास्पद विषय है। 2G स्पेक्ट्रम नहीं भूलना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जद में सोनिया गांधी को भी घसीटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2.25 लाख करोड़ के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में 60,000 करोड़ रुपए घूस बांटी गई। इस घूस में 4 लोग हिस्सेदार थे। नाम सुना होगा आपने, ए राजा 10%,
और करुणानिधि और उनकी शायद बिटिया, उनको 30% यानी 30%, सोनिया गांधी को और 2 बहनों नाडिया और अनुष्का को 30-30% ये दिया गया। और 10 जनपद को घोटालों का केंद्र बताते हुए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। मैं स्वर्गीय डॉक्टर साहब के बारे में क्या ही कहूं। खैर, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब नहीं हमारे बीच। खैर छोड़िए, एक सवाल आज भी अधूरा है दोस्तों, और वो सवाल ये है कि 17 मई 2004 की वो दोपहर जब कलाम साहब ने संविधान की रक्षा की थी, आज भी एक मिसाल है। जो लोग कहते हैं कि भारत मुसलमान भारत का नहीं हुआ, उन लोगों को कलाम साहब की बात याद करनी चाहिए। उन्होंने संविधान की रक्षा की और आज भी एक मिसाल है। उन्होंने दिखा दिया कैसे एक सच्चा देशभक्त, खासकर मुस्लिम, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। सोनिया गांधी के बारे में सवाल उस दिन उठे थे जब ये सवाल उठे थे, वो आज भी अधूरे हैं। उसको भी क्लियरेंस नहीं हुई इस पर। क्या वो सच में भारत से प्यार करती हैं? क्या उनकी निष्ठा सिर्फ इस देश के लिए है? ये सवाल आज भी हवा में लटके हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये एक ऐसा अध्याय है जो आज भी लिखा जा रहा है। कलाम साहब ने उस दिन जो किया था वो भारत के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और उसको सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जिस तरह से फेस किया था, ये भी देश के बच्चे को पता चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, कौन सी मजबूरियां हैं, वो सब छोड़ दीजिए। खैर, इस कहानी का हिस्सा नहीं है, कभी और बताएंगे। आज हम अपने देश की तरक्की देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि कैसे कुछ लोगों ने इसकी नींव रखी थी। कलाम साहब ने उनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने दिखाया था कि संविधान और राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं होता, और यही सबसे ऊपर होता है। ये कहानी मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अगर इसको पूरी सुनी होगी तो ये कहानी सिखाती है कि लोकतंत्र में सत्ता पाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात ये कि देश की अस्मिता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको लगता है कि मैं इस तरह की कहानियाँ लेकर आऊँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे बीच में कुछ कफ खांसी की समस्या थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आखिरी में भले आप सो रहे हों, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखते जाइए, अच्छा लगेगा। या फिर 2 शब्द कुछ भी लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। और ये कहानी जो थी वो सुब्रमण्यम स्वामी के व्याख्यानों और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आधारित थी। सभी तथ्यों और उनके बयानों के ये जो मैंने बताया वो उनके दस्तावेजों से लिए गए हैं। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।